जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम को बारी बारी से देखते हैं, जिसमें कि अभी हमारा 2023 में जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था उन सभी को देखते हैं। और इससे पहले 2024 वाला खत्म हो गया, तो वो वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, और आई थिंक कहाँ तक ये हो चुका था, ये 61 टू ये 71, अच्छा 73 नंबर तक कंप्लीट हो रखा था, जिसमें कि लास्ट क्वेश्चन बीटा वाला ये बताए थे। ये बीटा वाला जो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 74 से देखते हैं। और देखो यहाँ पे जितने भी ये पीडीएफ हैं ये कहाँ मिलेगा आगे बताऊंगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। ये पहले ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये किसके बारे में बोल रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है ये, ठीक है, ये अभी तो देखेंगे ही इसका राइट आंसर क्या है, उसके बाद भी इससे जितने भी वैल्यू एडिशन है उसको भी देखना है। ये बोल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रोग्राम वो आज ओरिजिनली कहाँ से शुरू हुआ था? ये मूलतः भारतीय स्टेट बैंक, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। अब यहाँ पे आपका रेड फ्लैग होनी चाहिए, क्या पता भारतीय स्टेट बैंक हो ही ना, यहाँ पे हो सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, कोई बैंक हो, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे आपको फंसा सकता है अच्छे से। ये जो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका क्या है, जाल है जो कि एग्जामिनर डाला है आपके लिए। अगर आपने इसको नहीं क्रॉस किया, अब कैसे समझोगे ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे गलत हो सकता है, सही हो सकता है, तो आप खुद से सोचो कि स्टेट बैंक के जगह जरूरी है, एग्जामिनर ने यही बैंक का नाम क्यों दिया? यहाँ पे एक्सिस बैंक, यस बैंक, ठीक है, विजया बैंक, बहुत सारे बड़ौदा बैंक हैं, कोई सा बैंक दे सकता था, स्टेट बैंक ही क्यों दिया? ये सेंट्रल बैंक भी दे सकता था। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे गलत करवा सकता है क्वेश्चन। चलो इसको तो देखना है ही, इसका राइट आंसर क्या है वो तो बाद में देखेंगे, पहले अभी देखते हैं, ठीक है, अगला कथन को। तो यहाँ पे फिर पढ़ो क्या बोल रहा है। ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया है। मतलब अगर यहाँ पे अगर आपका कथन गलत नहीं होगा तो ये पूरा स्टेटमेंट नॉर्मल है, ज़्यादा ऐसा कोई एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा है। आप गलत एक ही जगह पे कर सकते हो एग्जामिनर के अनुसार, यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक पे। अगर यहाँ पे आपको पता होगा क्या राइट है तो बच सकते हो, वरना यहाँ पे गलती करवा सकता है। चलो दूसरी कथन को पढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, ये जो है एस एच जी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बोल रहा है। ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, और ये टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है, ठीक है, ये लोन जो लेता है कोई इंडिविजुअल मेंबर। तो आप लोग देखे होंगे कि गांव में ऐसे महिला लोग आपस में एक ग्रुप बना के ये काम करती, और जिसको नहीं पता है तो अभी मैं बताता हूँ। और देखो ये जो है ना, ये ऐसा कोई एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, एसएचजी का जितने भी मेंबर हैं वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लोन का। कोई अगर जो अकेला मेंबर लोन लिया है ना, तो आप खुद सोचो, कोई ग्रुप है, आप ही लोग का कोई ग्रुप होता है, तो उसमें कोई एक इंसान कोई काम करता है तो उसका जिम्मेवारी सब पे आता है या नहीं? कोई आपका ग्रुप होगा तो मान लो आपने कोई अच्छा काम किया, कोई बुरा काम किया, तो उसका जिम्मेवारी तो सब पे आएगा ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मल है, ये तो ज़्यादा ऐसा कोई एक्सट्रीम बात कह नहीं रहा है। तो जो नहीं भी पढ़ के गए होंगे एसएचजी, तो उसको भी लगा होगा हाँ चलो ये सही कर सकते हैं। अब देखो आगे फिर क्या बोल रहा है, ये 3 नंबर के कथन में ये बोल रहा है कि ग्रामीण ग्रामीण बैंक, अच्छा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये देखो, तो यहाँ पे क्या है, रेड फ्लैग हो सकता है कोई दूसरा बैंक हो। तो आप लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा सोचा करो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बोल रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट करता है किसको, समर्थन देता है एसएचजी को। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जामिनर क्या करा सकता है, आपसे गलत करा सकता है। कैसे गलत करा सकता है? हो सकता है यहाँ पे बैंक का ही नाम चेंज कर दे और आपको लगा होगा कि हाँ ये सही है, और बैंक का नाम चेंज करके वो गलत करा सकता है। तो देखो इस वाले कथन में ना, अगर जो भी थोड़ा भी पढ़े हो तो बताओ सबसे ज़्यादा सही आप किसको कर सकते हो, कि जिस पे लगे कि हाँ इसको तो हम मार्क कर सकते हैं सही, तो इसको इसको सही मान सकते हो ना। क्योंकि ये नॉर्मल बोल रहा है कि जो कोई एक लोन लेता है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आता है। तो आप इसको ज़्यादा, इसमें कोई एक्सट्रीम बात कह नहीं रहा है, तो ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे आप इसको दो को सही कर सकते हो, और दो को सही करने के बाद भी आप ये आंसर तक नहीं पहुँच सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे 2023 में एलिमिनेशन हटा ही दिया था बिल्कुल। तो यहाँ पे ना ये वाला जो कथन है, ये वाला थोड़ा सा अगर इसको नहीं आप लोग पढ़े हो तो पढ़ना कभी। ये भारतीय स्टेट बैंक है ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दे रहा है ना ये नहीं है। तो इसके जगह पे है क्या फिर? तो इसके जगह पे नबार्ड, ठीक है, नबार्ड। अब नबार्ड से इसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, नबार्ड।
और ये नबार्ड अगर यहाँ पे रहता ना कि ये जो है मूलतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लघु ऋण ये जो प्रदान करने के बारे में बोल रहा है कि इसको प्रोवाइड करता है माइक्रो क्रेडिट, कौन करता है? नबार्ड करता है। और यहाँ पे स्वैप कर क्या कर दिया था? स्वैप कर दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये था गलत हमारा और ये आपका था राइट। तो यहाँ से ये वाला कथन गलत हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू एडिशन क्या करना है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये वाला सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका कॉन्सेप्ट पहले देखो आया कहाँ से था। तो इसका कॉन्सेप्ट देखोगे बांग्लादेश से आया था। कहाँ से? बांग्लादेश। अच्छा बीएन लिख दे, लिख के छोड़ देंगे, पूरा लिख दे। देखो बांग्लादेश से आया था और दिया कौन था? तो अभी बांग्लादेश में वो कौन है? मोहम्मद यूनिस दिया था, ठीक है, उसी ने दिया था ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मोहम्मद यूनिस के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे ये नवाड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो बोल रहे हैं ये ऑप्शन 2 में ये तो राइट है। बाकी ये जो है ये 3 नंबर का ये भी आपका क्या है? राइट है। जो पढ़े होंगे इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो उसको पता होगा कि ये कथन क्या है? बिल्कुल राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि आपके लिए ट्रैप, आप ऐसे सोच सकते हो कि रीजनल रूरल बैंक जो है, ठीक है, अगर किसी को गलत करना होगा तो आप इस दोनों की तरफ जाना, ना कि 2 को गलत करना, कभी नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कोई नौबत ही आ जाए कि हाँ बिल्कुल गलत ही करना है, तो जिसको बोलते हैं ना तुक्का लगाना, तो तुक्का भी ऐसे नहीं लगा सकते हो कि 2 को काट दिए, ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर काटना भी होगा इसको काटना और इसको काटना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। हालांकि जो पढ़ के गए होंगे, ठीक है, उसके लिए ये कथन भी राइट है और ये कथन भी राइट है। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ से ये देख लेना सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? बांग्लादेश से। दिया कौन था? मोहम्मद यूनिस दिया था। और यहाँ पे नवाड आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, अब ये बोल रहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, ठीक है, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली, अब यहाँ किसके लिए फोकस कर रहा है? अब यहाँ पे देखोगे ना तो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित सीमित निरोधक वर्धक पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः जनरली, ये मुख्यतः वाला ऐसा कोई वर्ड आए तो यहाँ पे देखना, ठीक है, मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। अब जैसे देखोगे ना भारत का ये जो बोल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र प्रणाली के बारे में, ये बोल रहा है मुख्यतः रोगनाशक रोगनाशक व्यवस्था पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। और दूसरा कथन इसका क्या बोल रहा है? इसका बोल रहा है अंडर इंडियाज, ये जैसे पढ़ोगे कि भारत के देखभाल प्रदान करने के लिए बी केंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, कहाँ पे ये अपना रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपना रहा है हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है। और ये बोल रहा था स्टेट प्राइमरी हे प्रभु, अभी ना ये 2-3 दिन से मेरा तबीयत इतना ख़राब है और बीच में लेक्चर जो नहीं आ रहा था, मेन रीज़न यही था पीवाईक्यू का लेक्चर जो बीच में बंद हो गया था, बिकॉज ऑफ दैट कि आई वाज नॉट ओके, इसलिए बराबर तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पा रहा था और बीच बीच में खांसी हो जाती है, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है हेल्थ सर्विस को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे इसको पढ़ोगे ना, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायित्व। तो एक बात बताओ, अगर आपको बोले कि इस दोनों में किसको आप सही कर सकते हो, ठीक है, इस दोनों में किसको आप सही मान सकते हो, तो आपको लगा होगा कि ये 2 नंबर जो है ना, 2 नंबर थोड़ा सा 2 नंबर इसके तुलना में ज़्यादा आप इस पर रिलाई कर सकते हो, ज़्यादा मतलब इसको सही मान सकते हो। अगर इस दोनों में बोले कौन सही है तो आप इसको ज़्यादा सही कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे आपको अगर कुछ नहीं पता चला तो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, वो बोल रहा है भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवा जुटाने के लिए उत्तरदायी है। हाँ, तो आप लोग देखे होंगे कि जिला अस्पताल जो होता है वहाँ पे कौन सेवा देता है? राज्य देता है। तो यही बोल रहा है कि ये राज्य जो है प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवा जुटाने के लिए उत्तरदायित्व है। तो बिल्कुल, और ये सब्जेक्ट हेल्थ का सब्जेक्ट है भी किसका? तो वो भी स्टेट का ही है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये कथन को राइट करोगे और ये कथन जो है ना, ये भी राइट है, ठीक है। ये जो बोल रहा है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक पुनः
स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर क्या है, केंद्रित करती। दिस इज राइट। तो दोनों कथन सही है। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से वैल्यू एडिशन करो। देखो सबसे पहला नंबर तो आपको ये पता होनी चाहिए हेल्थ सब्जेक्ट है किसका। हेल्थ जो सब्जेक्ट है किसका है, ये सब्जेक्ट है स्टेट का। ठीक है, किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का। ये यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी ये सेंट्रल का दे देगा तो आपको वहाँ पे गलत करना है। सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। और क्वेश्चन नंबर 76 पे जाने से पहले एक जरूरी बात है। देखो बहुत सारे बच्चे PYQ करते हो और ऐसा वाला PYQ का नोट जिसको चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ये क्वेश्चन लगा होगा और पीछे आपका पूरा एक्सप्लेन क्या होगा अच्छे से देख सकते हो आप डायग्राम वगैरह बना के। तो ये पूरा PDF मिल जाएगा आपको एक प्राइवेट ग्रुप में। ये प्राइवेट ग्रुप का PDF मिल जाएगा 199 रुपये में पूरा लाइफ टाइम के लिए। और इसमें आपका पूरा UPSC का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो जिसको भी इस ग्रुप से जुड़ना है, क्योंकि देखो लेक्चर देख के नोट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा और ये टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हो खुद से नोट बनाने के बजाय। आप डायरेक्ट PDF लो और डायरेक्ट रिवीजन करो, पढ़ाई करो और लेक्चर देखो, PYQ कंप्लीट करो। तो उसके लिए आपको ये PDF ऐसा मिल जाएगा ये ग्रुप में। और बहुत ज़्यादा मिनिमम फी है, इससे ज़्यादा में तो आपका बुक आता होगा। तो देख लेना, आपको अगर ऐड होना होगा तो यहाँ पे मैसेज कर देना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 ये क्या बोल रहा है, देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे लंबे लंबे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इस वाले इस टाइप के ना क्वेश्चन में एक फ़ायदा होता है कि अगर आप इसमें से एक को भी गलत करोगे ना तो राइट आंसर आ जाता है। पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कब का, 2022 का रिपोर्ट पूछ रहा है। 2023 में ये पेपर ही हुआ था तो 2022 में पूछ रहा है। ठीक है, अब ये और आगे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है क्या, मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। अच्छा, ये बोल रहा है भारत क्या करता है, एक चौथाई से अधिक जल का निष्कासन करता है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो डाटा दिया है 1/4 से अधिक, तो ये बताओ कि कोई ये एग्जैक्ट डाटा है, ये एग्जैक्ट डाटा है या नहीं। आप लोग बोलोगे ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि पक्का 2% ही निकालता है, पक्का 3% ही निकालता है। ये बोल रहा है कि 1/4 से अधिक। अब 1/4 से अधिक कुछ भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। तो कोई ये एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहा है। ये बोल रहा है कि हाँ ऐसा कर सकता है कि ये यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट कुछ आया था, यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था 2022 में। और उसके कारण भौम जल ग्राउंड वाटर का 1/4 से अधिक जल का निष्कासन करता है। हो सकता है 1/4 से अधिक मतलब 2% कर रहा है, 3% कर रहा है, तो तब भी ये सही हो सकता है। अब ये एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं बता रहा है, तो इसलिए इस डाटा को क्या मानना, सही मानना। अब क्यों डाटा सही होगा ये तो मैंने बता ही दिया। तो इसको जैसे सही मानोगे तो ये पूरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमा सकता था। अब एग्जामिनर आपको ये यहाँ पे अगर कोई डाटा दे देता ऐसा कि 5%, 4% ऐसा दे देता, तब तो आप फंस जाते कि हाँ एग्जैक्ट डाटा बोल रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल डाटा बोल रहा है कि इससे अधिक, ठीक है, ग्राउंड वाटर निकालता है भारत। चलो देखते हैं अभी फिर क्या बोल रहा है कि इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट करता है कितना, मोर देन वाटर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर सेटिस्फाई ड्रिंक वाटर, सॉरी फॉर दैट। एंड अब एक बात बताओ, जैसे ये देख रहे हो किसके बारे में बोल रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और ये कितना बोल रहा है, ऑलमोस्ट 18%, ऑलमोस्ट 18%। ये देखो लगभग 18% जनसंख्या। अब ऐसा वाला डाटा जब भी आता है लगभग में, अब ये भी एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है 18% के आसपास, ये भी नहीं बोल रहा है एग्जैक्ट कि हाँ इतना होना ही चाहिए। तो आप इस वाले डाटा को भी क्या मान सकते हो, सही मान सकते हो, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा है। अब ये क्वेश्चन सही है या ये कथन सही है या गलत है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा जो डाटा आता है ना ऑलमोस्ट, लगभग, इस टाइप का डाटा क्या होता है, सही होता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता रहा है ये कि हाँ इतना ही % होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण की जरूरत है। तो देखो अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर खेल क्या क्या है, ये जो लगभग के साथ ये जो डाटा लगा के दिया ना, ये 18% है ही नहीं, ये है कितना, 89%।
89%। तो ये डाटा ही गलत दे दिया था और लगा दिया था लगभग, जिससे बच्चा क्या हो कंफ्यूज हो गया। तो ये कथन आपका गलत हो गया और ये है आपका राइट। तो कथन एक और कथन दो ये नहीं होगा, ये कथन एक सही है परंतु कथन दो क्या है गलत है। तो ये ध्यान रखना, और ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है तो अभी पढ़ने का इसका कोई रीजन बनता नहीं है। और अगर देखोगे तो थोड़ा सा देख लो, कुछ वैल्यू एडिशन इसमें कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये डाटा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है रिपोर्ट, तो यहाँ पे देख लो। ये होता क्या है ना, ये इस रिपोर्ट के अनुसार 1950 से देखोगे, 1950 में था कितना, भौमजल कितना निकालता था, तो 12%, टोटल का 12%। और यही चीज़ 2017 तक आते आते ये हो गया 25%। तो ये इंक्रीज हुआ है। अगर कभी ऐसा आ जाए कि बढ़ा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाँ बढ़ा ही होगा, टेक्नोलॉजी वगैरह आया है 1950 से 2017 में। तो ये पहला नंबर तो 1950 में कितना निकाल रहा था, 12%, और 2017 में कितना हो गया 25%, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखो ये जो है ना, ये विश्व स्तर पर जितना वर्ल्ड लेवल पर ये निकालता था, तो ये कुल मात्रा का, कुल क्वांटिटी का कितना था, 69% उपयोग किसके लिए करता था ये, कृषि के लिए एग्रीकल्चर में करता था, ठीक है। किसके लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर में करता था, ठीक है। ये कब ये करता था, 1950 से 2017 तक में ये फिर वृद्धि हुआ। आगे चल के देखोगे कि इसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हुआ, और इसमें देखोगे कि 22% जो है ना, ये हालांकि इतना डाटा याद नहीं रखना है, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लो, ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। 22% उपयोग किसके लिए था, घरेलू घरेलू काम के लिए, हाउस होल्ड के लिए, ठीक। और 9% जो था, 9%, ये 9% था आपका इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इतना देख लिया, ठीक है। बाकी ये रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, तो इतना डाटा वगैरह कुछ ज़्यादा मत ध्यान में रखो। ये ध्यान में रखना कि 1950 से लेके 1950 से 2017 में भौमजल का निष्कर्षण क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि ये जो है भौमजल का लगभग कितना 89% उपयोग, ये 18% नहीं है, 89% उपयोग होता है, ठीक है ज़्यादा। और इस क्वेश्चन से कुछ भी ध्यान में मत रखना, बिकॉज ऑफ दैट कि ये बहुत ज़्यादा पुराना रिपोर्ट है, और ऐसा कुछ आएगा ना तो मैं खुद ही बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखो जैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ना ये जैसे आ रहा है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आगे चल के आप देखना कि बहुत सारा क्वेश्चन ये जो अकॉर्डिंग टू दे देता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ये गलत हो जाता है संविधान के अनुसार। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार का यह दायित्व है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है। क्या दायित्व है इसका, क्या ड्यूटी है, ये प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को, किस लिए, इंटरनेट डिस्टर्बेंस से। अब एक बात बताओ, जैसे ही आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो ये स्टेटमेंट आप देखना कि ये डायरेक्ट उठा के कहाँ से दे रखा है, ये लक्ष्मीकांत से स्टेटमेंट उठा के डायरेक्ट चेप दिया है यूपीएससी ने, ठीक है। और ये कथन क्या है आपका, राइट है, ये राइट कथन है, आप लोग पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत में, ठीक है। और बहुत सारे कथन ऐसे आते हैं जो कि दे देगा आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे देगा, वो हो जाता है गलत। अभी आगे जब और भी करोगे ना CDS CAPF, तो देखना बहुत सारे ऐसे कथन मिलेंगे जो कि गलत हो जाता है इस आधार पे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ये कथन तो राइट है आपका। ये बोल रहा है भारत का संविधान, क्या बोल रहा है यहाँ पे, भारत का संविधान के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट करता है किससे, ये किससे एग्जेम्प्ट कर रहा है, स्टेट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, लीगल काउंसिल ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये छूट प्रदान करता है किस लिए, भारत का संविधान राज्य को निवारक निरोध रखे जाने किसी व्यक्ति के विधिक काउंसिल। तो ये भी कहाँ से आ रखा है, ये भी आपका लक्ष्मीकांत से ही है। ये दोनों स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत से उठ के आया है। और ये वाला जैसे कथन पढ़ोगे, ये आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 के अनुसार अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, और ये कॉन्फेशन करता है क्या, एक्यूज को बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी। अच्छा ये जो है ना पुलिस, तो ये पुलिस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, पुलिस ऑफिसर, क्योंकि पुलिस तो नॉर्मल पुलिस भी है। तो ये और इसका धारा जैसे पढ़ोगे, ये वाला टेररिज्म एक्ट के बारे में, कोटा के बारे में, तो इसके धारा में ना, इसके सेक्शन है 32, तो उसमें ये स्पष्ट कहा गया है, ठीक है, राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई भी एविडेंस है तो उसको क्या माना जाएगा, एविडेंस की तरह ही
ट्रीट किया जाएगा, बशर्ते वो किसके आगे दिया जाना चाहिए, वो पुलिस ऑफिसर के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये कोटा का कितना सेक्शन कितना था, 32। तो ये ध्यान रखना, कोटा का सेक्शन 32 में ये वर्णन है। और यहाँ पे बोल रहा है पुलिस के समक्ष, तो पुलिस के समक्ष नहीं था, तो यहाँ पे ये कथन आपका गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। और 58 नंबर पे क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अच्छा ये कंट्री के बारे में बोल रहा है, और ये अति गंभीर दुर्भिक्ष के समाचार में था। तो मतलब ये और न्यूज़पेपर का क्वेश्चन है करंट अफेयर से। करंट अफेयर में हर साल देखोगे जब भी आप पेपर दोगे, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे अभी ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, तो ये अच्छे से तैयार करके चले जाओ। फिलिस्तीन वाला, गाजा वाला, अभी पिछले साल भी पूछा था, रूस यूक्रेन का चल रहा था युद्ध। तो जो कंट्री न्यूज में रहता है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन उठा के यूपीएससी पुट अप कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम पे ये कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज में था। ये जो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश दशकों से गृह खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष किसको बोलते हैं पता है, जहाँ पे ये खाने की कमी हो जाए, फेमाइन, ठीक है, वेरी सीवियर फेमाइन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रखा है। तो देखो इस वाले कथन को जैसे आपने पढ़ा, और जिसको नहीं पता होगा तो इसको लीव कर देना, क्योंकि इसको करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा तुक्का लगाने से क्या तुक्का लगाओगे इसमें। तो जिसको भी ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पता होता है, ये राइट आंसर क्या है इसका, कौन सा कंट्री है जो सफरिंग कर रहा है, ठीक है। ये सिविल स्ट्रीट और फूड शॉर्टेज हो रखा है इसमें, ये न्यूज में भी है, ठीक है, रिसेंट पास्ट में। तो यहाँ पे ना आप लोग को जिसको नहीं पता है, करंट अफेयर का नॉलेज नहीं है, ये वेरी सीवियर फेमाइन हुआ है, तो यहाँ पे तो ऐसा इसका राइट आंसर सोमालिया है। लेकिन यहाँ पे अपना दिमाग मत अप्लाई करना कि आंख बंद करके अंगोला लगा दें क्या, ऐसा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे उकड़ के ये काम मत करना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हालांकि इसमें तो ज़्यादा ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, हालांकि ये आपका राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ये क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बोल रहा है। और ये किसके बारे में, ये बोल रहा है प्रमुख पूंजी है किसका, नगोया प्रोटोकॉल। ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। तो ये बोल रहा है भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने की प्रमुख पूंजी के रूप में प्रमुख है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका अगला कथन पढ़ो। तो अगला कथन जैसे पढ़ोगे, ये क्या बोल रहा है, जैव विविधता प्रबंधन समिति के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण प्रकार्य है। बिल्कुल ये जुरिडिक्शन के बारे में बोल रहा है, ठीक है, किसका, तो बायोलॉजिकल रिसोर्स विद इन इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है। देखते हैं, तो देखो ये जो है ना बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, तो ये राइट है, ये क्या है, राइट है। और ये भी कथन आपका राइट है, तो ये दोनों कथन सही है। अब ये जो है आपका ये जैव विविधता वाला ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है जो बोल रहा है इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो यहाँ से देखना कि ये जैव विविधता प्रबंधन समिति ये आया कहाँ से था, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। ये आया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 का बना था, उसी के तहत आया था, ठीक है। ये अगर यहाँ पे हम लिख दें, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके अब यहाँ पे लिखते हैं। ये जो पूछ रहा है ना, ठीक है, तो ये आया था आपका कहाँ से, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, 2002 के तहत, ठीक है, 2002 के तहत आया था। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और ना, यहाँ पे नोटिस करो, ये जो नगोया प्रोटोकॉल है इसको भी जान लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार CDS PF में देखोगे क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो नगोया प्रोटोकॉल में मुख्य बात था क्या, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आनुवांशिक संसाधन तक पहुँच और लाभ के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं फिर इंग्लिश में बता देंगे, ठीक है। ये बोल रहा था अनुवांशिक संसाधनों तक, ये ऊपर कैसे चला गया, अनुवांशिक
संसाधनों तक। अब जो पढ़ोगे ना ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको। संसाधनों तक क्या पहुंच और लाभ के उचित और समान बंटवारा ठीक है, बंटवारा को सुनिश्चित करना ठीक है। तो ये नगोया प्रोटोकॉल का ये पॉइंट था ठीक है। ये क्या करता था, अनुवांशिक संसाधन जो था, अनुवांशिक संसाधन उसके तहत ये पहुंच को, लाभ को बंटवारा सुनिश्चित करता था, इंश्योर करता था। प्रोवाइडिंग टू एक्सेस, लिख लो यहाँ पे इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स टू, अच्छा यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे, जगह बच जाएगा। जेनेटिक रिसोर्स इंश्योर करता था, क्या इंश्योर करता था, बेनिफिट्स शेयर के लिए ठीक है। तो इंश्योरिंग बेनिफिट्स आर शेयर्ड ठीक है, फेयरली ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और प्रोटेक्ट करता था राइट करता था किसका, इंडिजीनियस और लोकल कम्युनिटी का। तो ये भी ध्यान रखना, नगोया प्रोटोकॉल जब पढ़ोगे तो और वहाँ पे विस्तार से देख लेना, आगे क्वेश्चन भी आएगा। तो देखो ये हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में ही आता है लेक्चर, सिर्फ इंग्लिश में क्यों नहीं होता है। तो लो इधर है इंग्लिश में भी ठीक है। बाकी आप लोग जो ग्रुप में रहोगे तो ग्रुप में ये PDF पूरा मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से मजा ले सकते हो PDF। तो ये भी राइट है इसका, तो 1 और 2 दोनों राइट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन। अच्छा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बोल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं, देख रहे हो इतने बड़े हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 अच्छा ओनली 1 2 ऐसा करके दे रहा है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना एग्जाम में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहला काम क्या करो, इसको छोड़ ही दो ठीक है। अभी बोलोगे अरे छोड़ने के लिए, हाँ बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा क्वेश्चन करने का कोई औचित्य नहीं है। आपको कितना क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन राइट कर दोगे काफ़ी हो जाएगा, और इतना क्वेश्चन PYQ से मिल जाते हैं, टेंशन मत लो। ऐसा क्वेश्चन ना बना के UPSC बच्चे का दिमाग खराब करता है। पढ़ो नीचे से क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे बताओ, कोई बच्चा है वो MLA का वोट का वैल्यू निकालेगा पहले, उसके बाद फिर वो पुडुचेरी के MLA का वोट का वैल्यू निकालेगा, और यहाँ पे ये जो बोल रहा है पुडुचेरी ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश के, और उसके बाद देखोगे कि फिर पूछ रहा है दोनों में तुलना करके बताओ कौन ज़्यादा है कौन कम है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना फिर पता चलेगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ते हैं। पुडुचेरी के प्रत्येक MLA के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक MLA के वोट के मान से अधिक है ठीक है, ये अधिक है। द वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हाइयर देन दैट अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ये इलेक्टिव सीट्स जो है कहाँ पे, पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये बोल रहा है कि पुडुचेरी के प्रत्येक MLA के वोट का मान जो है अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक वोट MLA के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी की कुल जनसंख्या निर्वाचित सीट की संख्या के अनुपात से अधिक है। चलो देखते हैं अभी। फिर देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं, ये सॉरी 3 नंबर का, द वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट केरला। मतलब पहले आप मध्य प्रदेश के MLA का वोट निकालो, फिर केरला के MLA का वोट निकालो, दोनों में कंपेयर करो कौन सही है, कौन सा मतलब ज़्यादा है कौन सा कम है। तो इतना करने का टाइम तो होता नहीं है ना एग्जाम में। यही बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक MLA के वोट का मान केरल के प्रत्येक MLA के वोट के मान से अधिक है। ये भी देखते हैं अभी क्या सही है क्या गलत है। फिर ये बोल रहा है हायर द नंबर ऑफ
elective assembly seats is higher is the value of vote each MLA of that state। ठीक, निर्वाच्य विधानसभा की सीट जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक MLA के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। ओके, फिर यहाँ पे बोल रहा है संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा के नाम निर्दिष्ट ठीक है किए गए सदस्य का निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अहड़ है। अब ये इसको क्या बोल सकते हो, एलिजिबल। जब भी ऐसा अहड़ टर्म आए तो यहाँ पे देखो एलिजिबल बोल रहा है। द मेंबर नॉमिनेट टू either हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर आल्सो एलिजिबल टू इंक्लूड द इलेक्टोरल कॉलेज। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लगा कि सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए या लीव करना चाहिए, ये बताओ। तो आप देखे होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको छोड़ देने में ही भलाई है। ऐसा क्वेश्चन को क्या करो, छोड़ दो। हालांकि यहाँ पे हम नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे तो अभी पढ़ना है ही। तो यहाँ पे ना ये जो है ये आपका गलत है, ये क्या है, गलत है। और देखोगे, अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक MLA का जो वोट का मान पूछता है ना, तो इसको निकालने के लिए सीख लो, ठीक है। प्रत्येक MLA का वोट का मान कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ MLA का जो वोट है, MLA का वोट का वैल्यू कैसे निकालोगे, वोट का वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे निकलता है, टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल MLA बाय 1/1000 से गुना करोगे तो MLA का वोट का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा ये। और इसमें सही जो बोल रहा है ना, सही, तो सही एक ही है, ये वाला कथन। बाकी ये तीनों गलत है, तीनों का तीनों क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आई थिंक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो रखा है, यहाँ से देखोगे 81 नंबर से। तो चलो अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं कल करते हैं, और आई थिंक अब मज़ा आएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जो भी बच्चे इसको PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो वहाँ से ले लेना, ये ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको प्राइवेट ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।